discuss about the experiment to demonstrate the polarization of light. So we were discussing about the polarized and unpolarized light in the last video. So this is but the unpolarized light is ये unpolarized light है and जिसमें जो vibrations is not restricted to one plane only. इसमें जो molecule जो वो vibrate करते हैं in any plane और randomly वो अपना plane जो वो change करते रहते हैं. और आप देखिए कि हम लाइट वेव्स की बात कर रहे हैं, तो जो लाइट वेव होती है, लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, फॉर एग्जांपल कि यदि आपकी वेव जो है वो इस तरीके से यदि एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रही है, इफ इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, then the electric field vector is always perpendicular to the direction of propagation of the wave. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो ये देखिए जो वेव जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. सो इसको हम कुछ इस तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में होगा और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव जो है वो इस डायरेक्शन में होगा. तो दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के बीच में होगा. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, राइट. It's the direction of the velocity of the wave. So these the electromagnetic waves are transverse in nature. These waves are transverse in nature. और हमने अभी तक बात किया थोड़ी देर पहले कि ट्रांसवर्स वेव्स में क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं they vibrate in the direction perpendicular to the direction of propagation of the wave. So this is what I am going to discuss about. हम क्या करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम एक पोलरॉइड लेते हैं. So this is a polaroid. It is a polarizing factor. It's called a polaroid. So this is a polaroid in the another diagram. So ये polaroid क्या होता है? This polaroid consists of long chain of molecules. जिसको आप देख रहे हैं. This consists of the long chain of molecules. And they are aligned in a particular direction. अब ये जो long chain of molecules है ये particular direction में aligned है. इसको मैं polaroid P1 कह देता हूँ. एंड द इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है एसोसिएटेड विद द प्रोपेगेटिंग लाइट वेव, जो लाइट वेव जो यहाँ से आ रही है इसके साथ जो इलेक्ट्रिक वेक्टर जो एसोसिएटेड होगा ऑफ द लाइट एसोसिएटेड विद द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अलाइन मॉलिक्यूल, जो अलाइन मॉलिक्यूल के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. सो इसलिए यदि अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो एक पोलरॉइड के ऊपर पड़ती है, सो द लाइट वेव विल गेट लीनरली पोलराइज्ड. आप देखिए कि इस रीजन में जो वाइब्रेशंस हैं वो सभी प्लेन में हैं, बट इस पोलरॉइड के से क्रॉस होने के बाद these vibrations will restrict only to one plane. These vibrations will restrict only to one plane. मैं इसको बाई और माइनस बाई एक्सिस जो है वो कंसिडर कर सकता हूँ. सो द वाइब्रेशन विल देन रेस्ट्रिक्ट टू ओनली वन प्लेन. तो एक्स वाई प्लेन फॉर एग्जांपल इसको हम मान लें, यदि इस एक्सिस को हम बाई एक्सिस मान लें, इस एक्सिस को हम बाई एक्सिस मान लें और इस एक्सिस को यदि हम एक्स एक्सिस मान लें कि वेव जो है वो एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रही है, तो आपके पास एक ही प्लेन में अब जो यहाँ देखो किसी भी प्लेन में वेव जो है वो वाइब्रेट कर रही है, बट यहाँ वो सिर्फ एक्स बाई प्लेन में ही वाइब्रेट कर रही है और ये बाईपोलराइज्ड वेव है. ओके. सो इस तरीके से क्या होगा कि जैसे अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो एक पोलरॉइड के ऊपर पड़ती है, तो जिस डायरेक्शन में जो पोलरॉइड के जो मॉलिक्यूल अलाइंड होते हैं उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उस डायरेक्शन में एब्जॉर्ब हो जाता है और जब वो बाहर निकल कर आता है तो इट कम्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल और उसके पास जो एक ही प्लेन में उसकी वाइब्रेशन रह जाती है और ये जो वेव होती है वो एक पोलराइज्ड लाइट की फॉर्म ले लेती है. ओके. सो नाउ सवाल ये है हमारे पास कि नाउ वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग दिस टू द नेक्स्ट स्टेज आल्सो. लाइट दैट पासेस थ्रू दिस पोलरॉइड थ्रू द एक्सिस इज नोन एज द पास एक्सिस. जिस एक्सिस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक का वेक्टर जो वो पास कर जाता है उसको हम बोलते हैं पास एक्सिस. अब हम एक उदाहरण लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है. अनपोलराइज्ड लाइट दैट हैज़ एबिलिटी टू वाइब्रेट इन ऑल द प्लेन्स. हम क्या करते हैं, यहाँ एक पोलरॉइड P1 लेते हैं और इसकी आप देख लीजिए कि द अलाइनमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ओके. इसके बीच में जो लाइट है जब यहाँ से पास करती है then it reduce to half. For example, it is I0/2 हो जाती है. ओके. द इंटेंसिटी reduce to half. हम ऐसा करते हैं कि यदि हम इसको फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि हम इसको घुमाएं
या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, यदि हम इस अपने पोलरॉइड को ऐसे घुमा देते हैं, रोटेट करा देते हैं, हम ये देखते हैं कि इसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो यहाँ से पास होके पास एक्सिस को क्रॉस करके इस रीजन में आती है, उसकी इंटेंसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अगले स्टेप में हम ऐसा करते हैं, हम अपना जो पोलरॉइड है P1 उसकी तरह का एक आइडेंटिकल पोलरॉइड जो है वो A पॉइंट के ऊपर लगा देते हैं, एक P2 हम उसका नाम रख देते हैं। अब यहाँ से सेम अनपोलराइज लाइट जो है वो यहाँ से निकलती है, जो सभी प्लेन्स में इस पॉइंट की तरह आप देख लें वाइब्रेट कर सकती है। अब उसमें से क्या होगा कि जो पोलरॉइड P2 है, इस एक्सिस से पास होने के बाद इंटेंसिटी यहाँ रिड्यूस टू हाफ हो जाएगी। पर आप देखें कि इनकी जो दोनों की पास एक्सिस है, इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री है, तो यहाँ इंटेंसिटी बिल्कुल सेम रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब हम यदि ऐसा करें, यदि हम इन दोनों पोलरॉइड के बीच में इसको हम कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं, इन दोनों के बीच में एक एंगल जनरेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो पहले केस में जो हमारे पास एंगल था, सो दिस वाज द सिचुएशन कि ये सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरीके की थी। ये देखिए एक पोलरॉइड और ये दूसरा पोलरॉइड, सो बोथ हैव द एंगल 0 डिग्री विद वन अनदर। सो इस केस में क्या होगा, इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। सो वी हैव आई मैक्सिमम, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, intensity of light coming out from these polaroids P1 and P2. This is for example P1 and this is P2. अब इसके अगले केस में हम क्या करते हैं, इसके एक इंटरमीडिएट केस होगा। इस इंटरमीडिएट केस में हम क्या करते हैं कि यदि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक जो पोलराइड जो है, फॉर एग्जांपल P1 जो है वो कुछ इस अरेंजमेंट में है, और जो P2 है उसकी हम सिचुएशन कुछ इस तरीके से बना देते हैं। हम इन दोनों के बीच में एक एंगल जनरेट कर देते हैं, any random angle between 0 and 90 degree, right? And if we generate some angle between the two, what will happen then? Then the intensity इस रीजन में आप देखिए there exists some angle between the two, इसकी जो एक्सिस है, इन एक्सिस के बीच में एक एंगल आ चुका है। now this is this is what how we can define it. There exists the angle between the two axes, okay. So because of this angle, the intensity will reduce from maximum towards zero, इसको घटने लगती है। और जो तीसरा केस इस तरीके का वो ऐसा हो सकता है, इस केस में दोनों की पास एक्सिस के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। सो व्हेन द एंगल between these two polarities will vary from 0 डिग्री to 90 डिग्री। आप देख सकते हैं 0 डिग्री में आपके पोलरॉइड जो इस तरीके से होंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम होगी, और उसके बाद आप इनको किसी एक एंगल थीटा के एंगल के ऊपर आप इसको अरेंज कर देंगे तो इंटेंसिटी जो वो घट जाएगी। और जब आपके जो दो पोलरॉइड जो हैं, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये P1 है और ये P2 है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो इंटेंसिटी जो है वो जीरो हो जाती है। हियर इन दिस केस द इंटेंसिटी इज इक्वल टू जीरो, द इंटेंसिटी विल रिड्यूस टू जीरो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ से क्रॉस करता है, ये पॉइंट अब हमारे पास समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दैट विल क्रॉस फ्रॉम हेयर, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, this amplitude of electric vector is amplitude of electric field vector that will pass through the pass axis, through pass axis is E cos theta, okay. So if we square this, then the intensity of light that will pass through this pass axis is equal to E square cos square theta. We know that the square of amplitude is the intensity. Intensity is equal to the, is directly proportional to the square of amplitude. It is equal to I0 time cos square theta. So this law is called Malus law. Okay, this is very interesting law. So this law helps us to design the polaroids to control the intensity, and in sunglasses, window panes, etc. The polaroids are also used in the photographic cameras and the 3D cameras as well. So this is very important applications of the concept of polarization we were studying about. तो मुझे उम्मीद है कि
आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है विद द हेल्प ऑफ पोलराइड जो है वो कंट्रोल की जाती है। और ये जो लॉ, समवन हु हैज वर्क फॉर दिस इज कॉल्ड मालुस, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड द मालुस लॉ। सो now we are now going to discuss and how to apply this Malus law, right? The application part of this Malus law, and this is very very important for us to discuss about. So the question is, हमसे सवाल ये पूछा गया है कि discuss the intensity of transmitter light, जो लाइट जो है पोलराइड से कैसे ट्रांसमिट करेगी, कब, when a polaroid sheet is rotated between the two crossed polaroid, दो क्रॉस पोलराइड है उसके बीच में आप एक पोलराइड शीट को रोटेट करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ अनपोलराइज लाइट है, सवाल कुछ इस तरीके से किया जाएगा, ये यहाँ कोई अनपोलराइज लाइट है विच हैज़ एबिलिटी टू वाइब्रेट इन ऑल द प्लेन्स। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम लेट आई जीरो विद द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज लाइट, यहाँ से इंटेंसिटी आई जीरो जो है वो बाहर आती है, और ये फर्स्ट पोलराइजर P1 से आती है। फिर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द सेकेंड पोलराइजर अकॉर्डिंग टू मालुस लॉ, as the P1 and P2 are at an angle theta, the angle between P1 and P2 is theta. So intensity of light that will come out from here is, according to Malus law, is I0 cos square theta होगी। उसके बाद जी देखिए आप जो P1 और P3 है, there is a third polaroid, those are crossed with one another, so angle between now P2 and P3 is pi by 2 minus theta. So the intensity of light that could be observed at this point, it is equal to I is equal to, ये intensity of light जो है वो आपको मिलेगी second polaroid से cross करने के बाद, and this intensity of light, this is cos square, this is pi by 2 minus theta, this is the intensity of light you will get after emerging out from the polaroid P3. So we know that cos square pi by 2 minus theta is sin square theta। इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, this is equal to I zero square, this is cos square sin square theta only। So we can write it like this, this is I zero। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या इसको हम ऐसे लिख दूँ मैं बाई 4 और 2 sin theta cos theta into 2 sin theta cos theta। I think I can write it like this। ये आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, sin into sin sin square theta, cos into cos cos square theta। So you know that this will become this I0 by 4, 2 sin theta cos theta is sin 2 theta। Okay, and this is also sin 2 theta, so this is sin 2 theta, and this part is also sin 2 theta, so you will get at the end this is sin square 2 theta। So now this intensity will be maximum if this part is equal to 90 degree। Okay, so 2 theta must be equal to pi by 2, this means theta must be equal to pi by 4। So I can say therefore the transmitted intensity will be maximum, the transmitted intensity will be maximum, the transmitted intensity will be maximum if this theta is equal to pi by 4। So this is the application part of Malus law, but we have studied in polarization. Thank you.